मैं एक ऐसे शो से जुड़ गया जिसमें एक आवाज़ से समय भी बताया जा सकता है, दोपहर 12 बजे। तो 90 के दशक में तो इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी, तो या तो आप इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे या फिर आप MBA कर लेते थे। समस्या ये है कि बचपन से ही मैं फौज में जाना चाहता था। रिजल्ट आया 5 दिन बाद और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया और मैं शराब पीने लगा। मेरे हाथ कांपते थे अगर मैं 2 घंटे शराब न पीऊँ। मैं डीलर्स के जाके चाय का प्याला नहीं उठाता, तो मैं चाय मना कर देता था क्योंकि चाय मुझे पता था चाय उठाऊंगा और मेरे हाथ कांपेंगे। तो डॉक्टर के उद्गार ये थे कि ये अरे इनके किडनी काम नहीं कर रही, लिवर काम नहीं कर रहा, लंग्स में 70% पानी है, बचने के 15% चांस है, आपके पैसे की बर्बादी है, आप चाहें तो इलाज करें और चाहें तो हम ना करें। लेकिन उसके बाद एक अलग ही इंसान पर निकल के आया। वहाँ से मतलब 29.5 साल की उम्र में मुझे अपना एक नया पैशन यार ये है। बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया फिर से एक बार राजेश कवा लेकर वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का माइंड ब्लोइंग एपिसोड। ये फुदक के कॉन्फिडेंस आता है वो देखते हैं आप। माइंड ब्लोइंग एपिसोड पहले ही बोल देता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो शख्सियत है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय, अलौकिक, असामान्य, अतुलित। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों की तारीफ की जाती है, लेकिन इनकी क्या तारीफ करिए। तो मतलब यहाँ है वहाँ है, मत पूछो कहाँ कहाँ है, चारों दिशा में है। ये बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन वॉइस एक्टर हैं और अब बहुत ही अच्छे कोच भी हैं, ये सिखाते भी हैं वॉइस एक्टिंग और इस चीज़ को लेकर, और भी काफ़ी कुछ करते होंगे, लेकिन हम जानेंगे उनसे बात करते। तो हर एक क्लाइंट के और ऑडियंस के दिमाग में बजता है टिंग टिंग टिंग। हमारे साथ आज मौजूद विजय विक्रम सिंह सिंह सिंह। सॉरी इस तरह का पायरेटेड परिचय देने के लिए सर, मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आती है। आपका स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में। कमाल कमाल कमाल। ये तो मेरी तारीफ तो आपने चलिए 15-20 सेकंड में कर ली। मैं ये सोच रहा था कि अगर आपकी तारीफ करने जाएं तो हमें शायद एक पूरा एपिसोड चाहिए होगा कि जो आदमी खुद इतना टैलेंटेड है कि अभी मैं इनसे यही कह रहा था कि जब आप नॉर्मली इनसे मिलिए तो एक बहुत ही शांत सभ्य सा आदमी आपसे मिलता है और जैसे ही ये कैमरे के सामने और माइक के सामने आते हैं ये कुछ और हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और विच इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक अंदर वाली बात बताता हूँ आपको। हाँ। ये स्प्लिट पर्सनालिटी वाला मामला है। हमें ये आई थिंक कला सारे कलाकारों के साथ है ये है। पर अच्छी बात ये है कि हमने इसका आउटलेट इसमें क्रिएटिविटी में निकाला, मनोरंजन की दुनिया, ना कि हम साइकोपैथ बन गए। नहीं बिल्कुल, तो समाज का हमने भला ही किया है, बिल्कुल पूरी तरह से। और आपने तो खैर क्या ही जबरदस्त भला किया है ये प्रोफेशन चुनकर। इनका काम जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। थैंक यू सो मच। विजय विक्रम जी कैसे हैं आप? मैं तो वही जैसे रॉकिंग फुल पावर, बहुत बढ़िया। हम ना कुछ ऐसे, मैं आमतौर पे देखता हूँ बहुत रेगुलर चीज़ें लगती हैं इंटरव्यू में, लेकिन हम कलाकारों को लेकर जो इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट या जो भी चीज़ें हैं, रेडियो या ऑडियो वीडियो, तो सीधा काम की बातें चलती है काफ़ी, और शायद जीवन की बातें कुछ हद तक। लेकिन मैं ना कई जो वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं या जो इस क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो वॉइस एक्टर हैं बहुत ही काफ़ी कुछ अलग एंगल से पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई को लेकर ज़ीरो से लेकर कहाँ से तो कैसे, किस शहर में? कानपुर में पैदा हुआ, कानपुर में पला बड़ा, और आई हैव ग्रोन अप इन द 90s। तो 90 के दशक में तो इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी, तो या तो आप इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे या फिर आप MBA कर लेते थे। करेक्ट। तो उसी सोच के साथ हम भी पले बढ़े। एजुकेशन पूरी कानपुर में हुई, राइट फ्रॉम स्कूलिंग टू ग्रेजुएशन। वाह। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MBA किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, FMS BHU से, और वहाँ से कैंपस के जरिए प्लेस होने के बाद मैं बम्बई आया। तो बम्बई में बिल्कुल भी आर्टिस्ट बनने नहीं आया था, मुझे पता ही नहीं था, हाँ, अवेयरनेस ही नहीं थी। आप काम कर रहे थे किसी कंपनी के लिए? नौकरी कर रहा था, सरकार की नौकरी। सरकारी नौकरी मतलब आप भी इस थॉट को समझते होंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उसमें सरकारी नौकरी मतलब यू हैव अराइव्ड इन लाइफ। हाँ, हो गया, रिटायरमेंट तक का इंतजाम हो गया, आपका जीवन सफल। तो हम भी उसी सोच के साथ बम्बई ट्रांसफ़र हुआ हमारा। बम्बई में भी, बम्बई आया तो पाली हिल में घर मिल गया, 2 बेडरूम हॉल किचन, सरकार ने पाली हिल में घर दे दिया। तनख्वाहें कम होती हैं लेकिन फैसिलिटी बड़ी होती है सरकार में। वाह वाह। तो आते ही बम्बई की चकाचौंध में हम एकदम सीधे थ्रोन इन द लाइमलाइट,
और उस घर की वजह से, उस घर का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस लाइफ में। तो क्या हुआ कि दोस्तों में बात फैल गई कि पाली हिल में घर है इसका, तो आफ्टर पार्टीज होने लगी हमारे घर में। या तो लोग आके भाई आफ्टर पार्टीज करते हैं, तो वहां पर किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड जो मुझे जानती भी नहीं थी, उसने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी। वाह। और मैंने कहा नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। ये अवेयरनेस थी हमारी, मुझे पता ही नहीं होता था कि आवाज़ के साथ कुछ किया जा सकता गाने के अलावा। यस यस, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वॉइस एक्टर हैं हम लोग। सर तो एक्टर भी हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं फ़िलहाल अगर वॉइसिंग की बात कर रहा हूँ तो सीधा किसी को लगता है कि क्या या तो मैं सिंगर हूँ, या तो मैं आरजे हूँ, या तो मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। सही है, ये इतनी नहीं बातें पता है, लेकिन आज भी ये हर एक की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उसके बावजूद लोगों को पता नहीं है ये क्राफ्ट अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कोशिश है, जब तक कट ना जाए शीश करते रहेंगे सर, कोशिश ये क्राफ्ट पहुंचाते रहेंगे। क्या बात तो ये बात सही है। लोगों को लगता है अच्छा आरजे छो, मेरे को गुजराती में सब अच्छा तो मिमिक्री करो, तमें मारो आवाज काढ़ो। माँ कसम, मेरे को ऐसा कोई आशीर्वाद ऐसा कुछ नहीं है मिला है कि मैं आपकी आवाज़ निकाल लूँ यार। वो शायद कुछ हद तक चेतन शशील तल जी तक सीमित है। हाँ, और अपने संजय के नहीं हुए तो कुछ तो 4-5 लोग हैं, निनाद, हाँ, उन पर आशीर्वाद है ईश्वर का, हम लोग पे नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि वॉइस का काम कर रहे हो मतलब या तो गाना गा रहे होगे, या आरजे होगे, या अब हमारी आवाज निकाल के बताइए जरा। अरे नहीं भैया, नहीं निकाल पाते यार। अब उसके अलावा भी अच्छा, थैंकफुली मैं एक ऐसे शो से जुड़ गया जिसमें थोड़ा फेम मिल गया, फिर भी लोगों को समझ में आने लगा कि एक आवाज से समय भी बताया जा सकता है, दोपहर 12 बजे। वो तो एक थोड़ा सा ब्रेक हो गया वो पैटर्न। करेक्ट। वरना ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा रियलिटी शो में आवाज़ देते हो, कहाँ आवाज़ आती है, कहाँ आवाज़ भाई शो की शुरुआत में जो एक आवाज़ आती है या कहानी जो बताती है आवाज़, अच्छा अच्छा अच्छा, या जो आप ऐड जो देख रहे हो उसमें जो आवाज़ आपको बता रही है कि ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ले आइए नया रिन अब सिर्फ 5 रुपए में, वो अच्छा उस वो हो तुम, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये होता है, मतलब बुरा मत मानना, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। हाँ। कि घर चल जाता है। मैं तो नौकरी छोड़ के आया था, तो नौकरी छोड़ दी मतलब थोड़ा मिल जाता है इतना ठीक ठाक। हाँ। तो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। यस यस, और मुझे तो साफ पूछते हैं क्या, स्टेटमेंट ही आता है, बताते हैं रोज तो काम नहीं होता होगा। तो महाकसम मेरे को लगता है मैं जवाब दूं कि ये स्टेटमेंट को मैं गले उतारूं और उसका काउंटर दूं, फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ना बोलता हूँ 4 जन को, उतना बिजी हूँ, तो अलग एंगल से बताना पड़ता है। फिर उनको इस क्राफ्ट के बारे में जब पता चलता है तो वाकई बहुत ही ताज्जुब भी होता है और तारीफ भी करते हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। एब्सोल्युटली। और अब वो गुस्सा नहीं आता ये सवाल सुनकर, क्योंकि पता है कि वो मासूमियत है, नादानी है। प्यार आता है, दया आती है, प्यारी है। और उनका भी प्यारी है हमारे प्रति। तो अब ठीक है। ये तो वही है ना, बोलते हैं ना, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तो वो आग बुझानी पड़ेगी जो हम कर रहे हैं। ट्रू। ठीक है, ये हुई पढ़ाई की बात, कानपुर से लेकर फिर आपका मुंबई तक का सफर। लेकिन मैंने सुना है कि आपको भारतीय सेना में जाने, अच्छा वो वहाँ भी जाना है आपको? मतलब थोड़ी सी एक झलक, हल्की सी। अरे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, झलक भरी दास्तान है वो, क्योंकि हाँ, और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है सर वो चीज़, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी वक्त दिया, मेहनत, और जो दिल दिमाग के साथ जो जुड़े होते हैं जिस चीज़ के लिए, तो उस बारे में कुछ बताइए। भले कम शब्दों में बताए, पॉइंटर्स आपको अगर लगे लंबा ना तो जैसे बताएं। समस्या ये है कि वहाँ जब मैं घुसता हूँ तो पूरा ही घुस जाता हूँ। तो बिल्कुल घुसिए सर, हम लोग तो। समस्या ये है कि बचपन से ही मैं फौज में जाना चाहता था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। मैंने अपने आप को हमेशा एज आर्मी ऑफिसर ही देखा। वाह। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था आर्मी ऑफिसर बनने के लिए कि मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि देयर इज अ प्रोसेस टू इट, कि एनडीए का एग्ज़ाम लिख दो। हाँ। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं, मैं ऑफिसर तो बन ही जाएंगे। फिर सडनली चेतना जागी कि अरे भाई एनडीए का एग्ज़ाम भी तो लिखना होता है, उसके लिए मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। खैर वो दैट शिप सेल्ड। तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम दिया, और पहला एसएसबी बोलते हैं उसे, इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है आर्मी का उसको बोलते हैं एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का प्रोसेस होता है, पूरा इंटरव्यू आपका वो अपने यहाँ रखते हैं, 5 दिन पूरा।
एंड दे असेस यू। जो उनकी वो कोई जगह है या सेंटर है वहाँ रखते हैं वो? कई सेंटर्स हैं, जैसे बैंगलोर है, देहरादून है, बनारस है, इलाहाबाद है, भोपाल है। तो ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर वो रखते हैं आपको 5 दिन अलग अलग चीज़ों पे आपके टेस्ट्स होते हैं, और फिर 5वें दिन वो रिजल्ट अनाउंस होता है। ये मैं 21 साल का रहा हूँगा तब जब मैंने पहला SSB फेस किया, और जब तब तक कौन सा ईयर था ये है सन 1999 99। और जब मैं पहला SSB देने गया उस समय तक मैं ऑफिसर था अपने दिमाग में। रिजल्ट आया 5 दिन बाद और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया। और कोई सपना जो आपने 20-21 साल तक पाला हुआ हो और वो सडनली छिन्न भिन्न होके गिर जाए, तो या तो आप उससे प्रेरणा लेके निखर सकते हैं या आप बिखर सकते हैं। तो मैं बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आया अब क्या करूँगा मैं। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, नकारा हूँ। वो एक छोटा सा फेलियर मैं अपनी लाइफ में नहीं एक्सेप्ट कर पाया और मैं शराब पीने लगा। तो वो कहते हैं ना कि नशा एक एज के बाद करना चाहिए। उसका कारण यही है कि एक बैलेंस आ जाता है लाइफ में। बहुत यंग एज में, 21 साल 22 साल का छोकरा एकदम, एक तो फेलियर की वजह से आप पी रहे हो, एक तो नेगेटिव इमोशन को दबाने के लिए पी रहे हो, दूसरा उस यंग एज में पी रहे हो। तो उस समय थॉट क्या होती, अरे तुम क्वार्टर नहीं पी पाते, मैं तो हाफ पी लेता हूँ, मैं तो फुल पी लेता हूँ। उसमें आपको अपनी शान नजर आती है, लगता है मुझे जितने ज़्यादा पियोगे उतना ही आप। तो उन सब बेवकूफ़ियों में मैं उलझ गया, और इतना ज़्यादा उलझ गया कि फिर लाइफ के अगले 5 साल पूरी तरह से मैं डूबता चला गया उसमें। उसके बाद मैंने 7 बार और फौज में जाने का अटेम्प्ट किया, 7 बार, तो टोटल मैं 8 बार रिजेक्ट हुआ हूँ आर्मी से। और इन 5 साल के दौरान पढ़ाई भी जा रही थी। MBA कैट का एग्जाम लिखा, MBA में एडमिशन हुआ, MBA कंप्लीट किया, MBA करते हुए कैंपस सिलेक्शन हो गया। ये सब चीज़ें इसी दौरान हुई। लेकिन क्योंकि मेरी अकल पर नेगेटिविटी का पर्दा पड़ा हुआ था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और लत लग चुकी थी। लत यही तो है ना? डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, क्योंकि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ लाइफ में। तो मैं अपने आप को उस चीज़ के जिम्मेदार मानने लगा। स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। आप अपनी उस पर अब काबिलियत पे डाउट करने लगते हो। वो इतना ज़्यादा डाउट, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे लगने लगा कि मैं शायद आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग। सब बेवकूफ़ी की बातें। आज मैं सोचता हूँ तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है, लेकिन ठीक है, वो आज मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता हूँ ये कह के कि वो सब इवेंचुअली पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस जिसने मुझे बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस एक्सपीरियंस की वजह से हूँ, जो मुझे उस समय मिला। तो वो जो लत थी वो इतनी बढ़ती चली गई कि MBA करते हुए मैं क्लास पी के जाता था। मैं दुकान खुलने का वेट करता था कि मैं शराब खरीद सकूं वहाँ पर, इस लेवल का। हाँ, मतलब ये मात्र वो केस नहीं रहा था कि शाम ढले, अरे नहीं, ये जब आँख खुले सुबह, हाँ जब आँख खुले, मतलब वो सूरज अस्त ठाकुर मस्त वाला नहीं था मामला ये था कि जब आँख खुले तो आपको चाहिए। इनफैक्ट जब MBA ख़त्म करने के बाद नौकरी करने गए तो डीलर्स को पता चला कि साहब शराब पीते हैं, तो डीलर्स ने और पैम्पर करना शुरू कर दिया। तो शराब की कोई कमी नहीं। तो रात में भी पीते थे ये सोच के कि हाँ बोतल में थोड़ी बच जाए ताकि सुबह उठें। और ये मजाक नहीं, ये मतलब उस हद तक चला गया था मामला। मेरे हाथ कांपते थे अगर मैं 2 घंटे शराब न पीऊँ। मैं डीलर्स के यहाँ जाके चाय का प्याला नहीं उठाता था, मैं चाय मना कर देता था, क्योंकि चाय मुझे पता था चाय उठाऊंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे। तो इस हद तक उस चीज़ ने अफेक्ट किया। और जब आप इतनी अति करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर वो नुकसान करेगी। और उसने बहुत भयंकर नुकसान किया। मेरे पैंक्रियास फट गए थे 26 साल की उम्र में। और जो बीमारी हुई थी मुझे, उसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। उसमें 15% चांस होते हैं सर्वाइवल के। तो वो तो माँ बाप और भगवान की वजह से 35 दिन का एक स्ट्रगल था। इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में रहा, डायलिसिस हुए और तमाम चीज़ें हुई। और एकदम फिल्मी अंदाज में। ये कहाँ थे आप? कानपुर थे? लखनऊ में एडमिट किया गया था मुझे। मैं था पोस्टेड सतना में था, बट सतना में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि वो किया जाता। तो संजय गांधी PGI करके एक बड़ा सा अस्पताल है यूपी में, लखनऊ में, वहाँ पर एडमिट किया गया। जब गए तो डॉक्टर के उद्गार ये थे कि ये अरे इनके किडनी काम नहीं कर रही, लिवर काम नहीं कर रहा, लंग्स में 70% पानी है, बचने के 15% चांस है, आपके पैसे की बर्बादी है, आप चाहें तो इलाज करें और चाहें तो हम ना करें। तो मम्मी ने सिर्फ इतना कहा था, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। और फिर वो 20-22 दिन इतना स्ट्रगल, मतलब मैं डायलिसिस के लिए जाता तो मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि डायलिसिस के लिए जब जाते थे तो 1 बॉटल पानी मिलता था पीने के लिए।
वरना पानी नहीं मिलता था, क्योंकि किडनी उस समय शॉक में थी, काम नहीं कर रही थी, तो पानी यहाँ ऐसे ड्रॉप रखी जाती थी। लेकिन उस सारी तकलीफों ने कम से कम आंख खोल दी। ये एहसास हुआ कि अरे ये क्या कर रहा था मैं, और मेरी वजह से पूरा मतलब पूरी फैमिली डेवस्टेटेड, बेचारे उसी में लगे हुए हैं, सुबह शाम खाली डॉक्टर का मुंह देख रहे हैं। गॉड वॉज काइंड कि 20वें या 22वें दिन डॉक्टर आके कहता है अरे क्रेटिनिन लेवल्स तो कम हो रहे हैं, मतलब किडनी का फंक्शन कुछ शुरू हो गया। और 30वें दिन तक लिवर भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, किडनी भी काम कर रही थी, बस उसमें यह था कि अब इनको 6 महीने तक इन्फेक्शन से दूर रखना है। और फिर उन्होंने, घर वालों ने उस 6 महीने और, लेकिन उसके बाद एक अलग ही इंसान फिर निकल के आया। तो उस हादसे ने थैंकफुली, शायद वो ना होता तो मैं जिसे कहते हैं कि आई वुडंट हैव वोकन अप, मैं नहीं जागता। उस दौरान हुआ ये कि जब चीज़ें थोड़ी सुधरने लगी तो डॉक्टर ने कहा, वो मंजर मुझे याद है तो इसलिए मैं नरेट कर रहा हूँ, कि इनको थोड़ा सा चलाइए। तो आपको अपनी कमज़ोरी का एहसास तब होता है जब आप ये सोचते हो कि हाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि खड़ा होना तो नॉर्मल प्रोसेस है। पर मैं खड़ा हुआ और मैं बहुत दर्द से, क्योंकि मेरी बॉडी में जान ही नहीं थी, मैं बिल्कुल सिर्फ हड्डियाँ थी। तो फिर भैया और मम्मी ले गए खिड़की के पास। कुछ 22-25 दिन बाद मैंने सनलाइट देखी थी, और वो देख के एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो मोमेंट मेरे अभी तक है यहाँ पर। क्या कर रहा था मैं? सब कुछ तो है, मतलब सब कुछ तो हो रहा है, ठीक है, एक चीज नहीं हुई तो उसमें ऐसा क्या तबाही मचाना। तो कहते हैं ना कि इफ वन डोर क्लोजेस मल्टीपल ओपन, पर वो जो दरवाजे खुलते हैं उनको देखने के लिए नजरिया सही होना चाहिए था। वो नजरिया उस दिन बदल गया। सही बात है। और उस दिन ऐसा बदला कि उसके 10-15 साल बाद आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ, 20 साल बाद, जहाँ हर तीसरे दिन, सॉरी सर ये वॉइस नहीं सूट कर रही है आपकी, या ये ऑडिशन में आपका नहीं हुआ, रिजेक्शन, ये हमारी कलाकारों की जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा है। आप डबिंग के रॉकस्टार हो, कौन सी आवाज़ है जो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि नहीं राजू भाई ये नहीं चलेगा। यस होता है, 100% होता है। और वॉइसिंग में तो होता ही था। अब मैंने एक्टिंग भी करना शुरू कर दिया है। मैं अभी कहीं पर मैंने बताया, मैंने 108 ऑडिशन कुछ 1.5 साल में दिए हैं। उसमें 10 प्रोजेक्ट हैं मेरे टोटल, यानी कि 98 ऑडिशंस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट्स। सॉरी सर, तो 10% वाला मामला हो गया ना। 10% से भी कम। हाँ, उससे भी कम। तो अगर सोच ना बदली होती तो अब तक तो हम वर्ली सीलिंग से कूद काट के खत्म हो गए होते। लेकिन अब वो सोच ऐसी हो गई कि जब हर बार नहीं होता है तो आप वापस देखते हो उस ऑडिशन को, अच्छा कि मैंने ओह शायद ये गलती कर दी, या शायद मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाया, या फिर आप ये सोचते हो, फिर आप फाइनल एक्चुअली जब 2-3-4 महीने 6 महीने बाद वो चीज़ आती है सामने, देखते हैं, तब लगता है कि तो अच्छा नहीं यार ये तो ही सूट्स द कैरेक्टर मोर देन आई डिड। तो वो अवेयरनेस अब आ गई है फेलियर को एक्सेप्ट करने की। और वो ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरने के बाद आई, कई लाख रुपए खर्च करके 35 दिन अस्पताल में बिताने के बाद आई, लेकिन आ गई, सही दिशा मिल गई। तो वो एक फेज था लाइफ का जो जिसने बहुत कुछ सिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कुछ सिखाया उसने, बहुत स्ट्रांग बना दिया। What doesn't kill you make you stronger. It couldn't kill me, it made me stronger. बट हाँ ये है कि उसकी वजह से घर वालों को थोड़ा कष्ट ज़्यादा हुआ। हाँ, परिवार में ये देखिए, बीमार किसी एक व्यक्ति को होना है, लेकिन इर्द गिर्द सब जो खून ही है, आफ्टर भाई बहन माँ पापा जो भी हैं, बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि वो 24 घंटे उनको देखना पड़ता है वो सब कुछ। और राजेश, उसके अलावा एक और चीज़ मुझे समझ में आई, वो तो 30-35 दिन बीमार थे, वो तो अलग बात है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब मैं शराब पी के घर आता हूँगा, जब मेरे दोस्त मुझे उठा के घर लाते होंगे, तब उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो मैंने कितना 5-6 सालों में उनको कितनी मौतें दी, उसका एक थोड़ा सा गिल्ट रहा हमेशा। लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको कर सकूँ। और तारीफ सबसे बड़ी उन लोगों की है कि न तब उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमने थोड़ा गलत कर दिया, न आज 20 साल बीत गए, तकरीबन 19 साल हो गए उस बात को, ना आज इन्होंने आज तक 19 साल में एक बार भी कहा कि वो ना करते तो कभी नहीं, कभी जिक्र तक नहीं। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं ना कि तू अच्छा है या बुरा है, मैं तेरे साथ हूँ, वो वाला मामला है। तो माँ बाप
सही बात है। उसके बाद जैसे अभी वापस वो पॉइंट पे आते हैं, जब आप मुंबई आ गए, हाँ अब सरकारी काम कर रहे थे, फिर काम ये वॉइस, पहले वॉइस वाली बात या जीवन में आई या एक्टिंग वाली, वॉइस है ना? तो आपने वॉइस एक्टर के तौर पे काम शुरू कर दिया, स्पेशली उसके बाद वो मुझे लेके गई कहीं स्टूडियो में, हाँ और जहाँ की बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार माइक के सामने आप जाओगे तो क्या करोगे। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ी टेक्निकलिटीज होती है, हाँ। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। टॉक बैक ऑन था, इंजीनियर ने कहा कि इसे पकड़ के ले आइए, उसकी आवाज़ तो अच्छी है पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोचे माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया है कि मैं उसमें ये सुन रहा हूँ कि आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मुझे खाली इतना ही सुनाई दिया कि आवाज़ अच्छी, मेहनत तो कर लेंगे, काम तो कर लेंगे। वहाँ से मतलब 29 साल की उम्र में मुझे अपना एक नया पैशन सही बात है, सही यार ये है, ये करना है लाइफ में। थैंकफुली डांस इंडिया डांस सीजन 1 एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझे मिल गया, वाह। उसी समय। और वो उसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। वो पहला डांस शो था, हाँ ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ, रेमो सर और वो जो पूरा टेरेंस है ना, तो वो पहली बार कोई ऐसा शो आ रहा था। हाँ तो वॉइस के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को लिया। पहला एपिसोड उन बड़े आर्टिस्ट ने किया, पर क्योंकि वो इतना अनस्ट्रक्चर्ड था कि रात बेरात तक रिकॉर्डिंग चलती थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं वो मामला रात और दिन दिया जले वाला मामला है। हाँ, तो उन्होंने एक दूसरे बड़े आर्टिस्ट को हायर किया। उन्होंने भी ये देखा कि क्या पागलपन चल रहा है, बोले नहीं भाई इस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो चैनल की क्रिएटिव टीम थोड़ा सा वो होता है ना कि यार भाड़ में जाए, उसी कुछ दिन पहले मैं सीडी देख रहा, सर कुछ हो तो दीजिए, इस लड़के को बुलाओ। तो इस तरह से मुझे डांस इंडिया डांस में वॉइस ओवर करने का मौका मिला कि यार ये और मैंने जब काम करना शुरू किया, आज मैं ये समझ सकता हूँ कि क्यों उन लोगों ने नहीं काम किया। रात भर मैं स्टूडियो में बैठा रहता था कि आज अगर टेलीकास्ट है तो कल रात में पूरा वॉइसिंग का काम हो रहा है। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टूडियो से जा रहा है, वहाँ पे चिपक रहा है, दूसरी स्क्रिप्ट आ रही है। ऐसे कौन काम करेगा। आज मुझे कह दिया जाए काम करने को, मैं भी कहता हूँ भाई स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं, इतना नहीं, सुबह कर लेना। तो रात भर मैं स्टूडियो में बैठा रहता था। तो इस तरह से मुझे पहला काम मिला, हालांकि तो बड़ी बात थी। तो वो रियलिटी शो और आज के ढेरों रियलिटी शो, तब से लेकर आज तक रियलिटी शोज का सफर चल रहा है। टच बहुत बढ़िया। तो अगर मैं पूछूंगा कि आपने वॉइस एक्टिंग की है, जी, आप एज एन एक्टर कैमरा के सामने भी जा चुके हैं, इसका जो भी ऑडियंस है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये क्या है, ये सेम है तो है। तो इन दोनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों क्राफ्ट को लेकर? एक गलत फहमी है थोड़ी सी कि एक्टर्स को लगता है कि हम डबिंग कर सकते हैं और वॉइस एक्टर्स को लगता है कि हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, या बाहर एक परसेप्शन ऐसा है। ये अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से समझें तो ये दो अलग अलग सेट हैं जो कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक छोटा सा पार्ट उसका। कि जैसे आप वॉइस एक्टर हैं तो आपका वॉइस पे कंट्रोल है जिसका आप यूज कर सकते हैं एज वन एलिमेंट ऑफ एक्टिंग। ये दो अलग अलग क्राफ्ट हैं, दोनों में अलग अलग ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप डबिंग करते हो, इतने कैरेक्टर्स प्ले करते हो, आपकी वॉइस प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा। जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो यू आर एक्टिंग थ्रू योर वॉइस, और वो एक हैबिट में आने लगता है धीरे धीरे। वेयरएज व्हेन यू आर एक्टिंग योर एंटायर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उस चीज को निकाल देना सडनली इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपकी रोज की वो ट्रेनिंग है, आपकी रोज का वो प्रोसेस है। और अब वो आ गया, जैसे हम वॉइस ओवर्स जब करते रहते हैं तो हमारे सेंटेंसेस के एंड होने का तरीका एक पर्टिकुलर हो जाता है, हमारे बोलने का तरीका एक पर्टिकुलर हो जाता है। उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत मैकेनिकल लगने लगोगे। करेक्ट। तो ये दो अलग अलग क्राफ्ट हैं जिनकी अलग अलग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, आप वॉइस एक्टर हो, आपके लिए आसान होगा उसको समझना, लेकिन उस क्राफ्ट के लिए अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, आप ये समझें कि वॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर बट ओनली अ पार्ट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक्शन, रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ है, बहुत कुछ। और फिर आगे जाके जैसे काम शुरू करते हैं फिर टेक्निकलिटीज आती हैं, जैसे लाइट लेना है, क्या जो कैमरा एंगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब क्राफ्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो ये ना सोचे कि हम वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं तो हम सीधे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एज एन एक्टर।
ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। उसके बिना आप शायद छोटे मोटे काम कर लोगे, पर अगर आपको अच्छा काम करना है तो उस डेप्थ में घुसने के लिए क्राफ्ट ट्रेनिंग इज अ मस्ट। चाहे एक्टर को वॉइस एक्टिंग करनी हो और चाहे वॉइस एक्टर को एक्टिंग करनी हो, क्राफ्ट की ट्रेनिंग जरूर ये दोनों क्राफ्ट, मैं अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँगा तो दोनों जुड़वा भाई है, दिखते सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों का मिजाज आचार अलग है। विचार अलग है। हाँ, तो वो बात है, सही बात है। और जैसे कि अभी हम, ये शो का नाम है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। जी जी। तो आप तो कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं, माइक के सामने भी अदाकारी, वॉइस की कलाकारी दिखाते हैं। तो अभी मैं ना एक पायरेटेड जादू मैं गुजरात के एक समंदर किनारे एक मदारी के पास से सीख के आया था। अच्छा। तो हाँ, आप तो ऐसा करेंगे ना तो आपके पास स्क्रिप्ट आएगी जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारा शो है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, right। तो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। Okay। तो आप ऐसा करेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, अच्छा, और ठीक आपके हाथ में स्क्रिप्ट आएगी, ठीक है, करिए ऐसा। आँख बंद करके करो ना। हाँ, और ये अरे वाह यार राजू भाई, वॉइस एक्टिंग से जादूगरी भी करें। मतलब अभी तक आवाज से जादू करते थे और दो आ गई हैं। एक मेरी। अच्छा ठीक है, तो हमारे शो का नाम है जैसे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। तो ये कमाल स्क्रिप्ट है जो हमारे मित्र अनुराग पाराशर उन्होंने लिखी है, हल्की फुल्की धमाल मस्ती वाली एक स्क्रिप्ट। तो 2 किरदार आप प्ले कर रहे हैं, रमेश और मनीष। रमेश और देखिए, मनीष मनीष जो लिखा है विजय विक्रम जी के नाम, ठीक है। हाँ, ये है मनीष। हाँ, और राहुल मैं हूँ, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। तो देखिए, भूल चूक माफ प्रकार प्रकार की चीज़ें होती है हम लोग जब ऐसे ही लाइव परफॉर्म करते हैं। तो फंबल, भूल चूक माफ, ठीक है, वो उंतरू फुंतरू वो तो सब होता रहता वो है। होता रहता चाहिए। तो नाम रखा है हमारे राइटर साहब ने, लॉटरी लग गई। लॉटरी एक्चुअली लग गई। ओ ओके, लॉटरी, समझ गए। तो लॉटरी लग गई। तो शुरुआत फोन से। अरे यार, हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अरे हो गई मॉर्निंग? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। मैं सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। सर मेरी बात क्या राहुल शर्मा से हो रही है? जी हाँ, अभी तक तो हो रही है। जी, वो राहुल शर्मा, फ्लैट नंबर 2, जीवन हाइट्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। अरे कच्चा चिट्ठा निकाले हो क्या? जी हो रही है, मैं ही हूँ। सर जानकारी कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, वो भी बिना पार्टिसिपेशन के। वाह, मजा आ गया। जी सर। सर एक बात और, सर अगर आप इस रकम को अपने अकाउंट में चाहते हैं तो एक ओटीपी है जो आपको हमें बताना होगा। हम आपको ओटीपी भेजेंगे, तो आप उसे बता दीजिएगा। मैं भेजूं ओटीपी सर आपको? हाँ भेजिए, नेकी और पूछ पूछ, बैठे बैठे करोड़पति बन रहा हूँ मैं। भेजो भेजो भेजो। सर कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। सर ओटीपी चला गया, देखिए आपकी स्क्रीन पर आया होगा। हमें वो बता दीजिए ताकि आप करोड़पति बन पाए। अरे वाह, स्क्रीन पे। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, वो हाँ, मिल गया। लिखो लिखो लिखो। हाँ जी, 1 मिनट सर, मैं हाँ रेडी। हाँ, 2 4 5 तमाचे पड़ेंगे हैं पुलिस के, तब जाकर तेरी लॉटरी निकलेगी जेल जाने की। सर माइंड योर लैंग्वेज सर। अरे सुबह चोमू बना रहे क्या? सर माइंड योर लैंग्वेज सर, मैं आपको करोड़पति बना रहा हूँ और आप इस तरह से मुझे गाली गलौज कर रहे हैं सर। थोड़ी सभ्यता होनी चाहिए ना सर, प्लीज। अरे सभ्यता गई खड्डे में भाई, जिंदगी की लगी पड़ी है और तुम मत बिगाड़ यार, हालत खराब है। फोन काट, धोखेबाज, फोन काट। सर ओटीपी बता दीजिए, सच में आप करोड़पति बन जाएंगे सर। अरे रोडपति हो जाऊंगा, मंथ एंड है, 1000 रुपए अकाउंट में, वो भी ले लेगा तू। ले सर आपको पता भी है करोड़ में कितने जीरो होते हैं? भाई मेरे 5 फिगर सैलरी, ज्यादा याद मत दिला, एसिडिटी होने लगती है। कैसे जानूंगा कितने जीरो होते हैं? अरे सर वही तो। सर जीरो से हीरो बनने का टाइम आ गया है सर। जीरो जानिए कितने होते हैं? भाई मेरे, जब तू पैसा ही लूट लेगा तो जीरो ही बचेगा ना मेरे पास है? सर ऐसा है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ सर, अरे आपको 3 करोड़ चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं भाई, नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, कंफर्म। हाँ नहीं चाहिए।
कंफर्म करने के लिए सर, तो क्या ये ऑफर हम किसी और को दे देंगे? कंफर्म कर दीजिए सर, हम ऑफर दे देंगे किसी और को। बहुत जोर से 5 किलो का डंबल रख के कंफर्म करवा रहा हूँ। जा, नहीं चाहिए, जा। थैंक यू सर, पर आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि करोड़पति बनने का सुनहरा और इकलौता मौका आपने खो दिया है। ये ऑफर आपको ऊपर वाला रॉक्स कंपनी की तरफ से आया था। आपका जीवन दुखी रहे सर, धन्यवाद। पत्थर पड़े हैं रॉक्स कंपनी वाला। तेरा जीवन दुखी रहे। आया बड़ा मुझे लूटने, शक्ल झंडू है, अकल नंबर 1 है मेरी, समझा? बच गया। राहुल को उसके दोस्त का कॉल आता है, फिर से रिंग बजती है। मनीष। हाँ भाई मनीष, बोल तू। अरे भाई यकीन नहीं करेगा, क्या हुआ अभी? क्या हुआ? क्या हुआ? लॉटरी लग गई क्या तेरी? अबे हैं? अबे तुझे कैसे पता भाई? हैं? 3 करोड़ की लगी क्या? तो ज्योतिषी का कोर्स कर रहा है क्या? हाँ यार। अरे क्या? अरे यार मजाक मत कर, सही बता यार क्या हुआ? भाभी चौथी बार प्रेग्नेंट है? अरे बस कर यार, छतरी का इस्तेमाल सीख गया मैं। चल थैंक गॉड भाभी बच गई। तो क्या बात है ये बता यार तू। अरे बात तो वही है यार, तेरा भाई करोड़पति बन गया। सच में? हाँ यार किसी ऊपर वाला रॉक से कॉल आया था, बोला 3 करोड़ का ऑफर है, आपको चाहिए क्या? ऊपर? तूने वो ओटीपी बता दिया? हाँ। अरे फ्रॉड हो जाता तो? अबे क्या फ्रॉड होता? 1500 पड़े थे अकाउंट में, क्या ले जाता? पर बदले में कितने मिले? 3 करोड़। ओह शिट, माँ कसम। अरे पता है, वो ये भी बोला कि किसी और को ऑफर है और उनको नहीं चाहिए था तो मुझे मिल गया। भाई कोई चोमू ही होगा भाई जिसको ये ऑफर नहीं चाहिए था। चोमू, सही कहा। चल बाय, एंजॉय करोड़पति भाई। भाई शाम को पार्टी रख रहा हूँ, आना जरूर। पार्टी। वो फोन कट जाता है और कट टू अलार्म बजता है राहुल का, और वो अलार्म है बिग बॉस वाली स्पेशल आवाज में। सुबह 10 बजे राहुल को यह आदेश दिया जाता है कि वो तुरंत उठ जाएं, वरना उन्हें ट्रैफिक मिलेगा। सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, अबे उठ जा। अरे भाई सुबह हो गई। अरे यार फोन आया, फिर से फोन आया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह हो गई। बोल। मैं सर रमेश बोल रहा हूँ। तू बोल रहा है रमेश? जी, मेरी बात राहुल शर्मा जी से हो रही है? रमेश बोल रहा है तू? सच में? जी। हाँ, मैं राहुल जी बोल रहा हूँ। राहुल शर्मा, फ्लैट नंबर 2, जीवन हाइट्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, यही आपका एड्रेस है सर? हाँ एकदम सेम टू सेम है यार, नींद उड़ गई मेरी तो। सर जानकारी कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। सर बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि 3 करोड़ की लॉटरी जीती है आपने, वो भी बिना पार्टिसिपेट किए। वाह, एक मिनट। राहुल मन में सोचते हुए, ये सारी बातें हो चुकी हैं या फिर मैं सपना देख रहा था? हेलो सर। तो ये फिर से बात छेड़ते हुए, हेलो, एक मिनट सर। सर आप लाइन पे हैं सर? हेलो, हाँ, एक मैं कुछ पूछ रहा था रमेश जी, क्या हम ऐसी बातें पहले कर चुके हैं क्या? नहीं सर, ये तो पहली बार ही कॉल किया आपको मैंने। ओह, यानी मैंने सपना देखा था। एक मिनट रमेश जी, हैं लाइन काटिएगा मत। सुबह का सपना था, कुछ यानी सच हो जाएगा। अब मना नहीं करना है रमेश जी। सर एक बात और सर। हाँ? अगर आप इस रकम को अपने अकाउंट में चाहते हैं ना, तो आपको एक ओटीपी बताना होगा मुझे, जो हम आपको भेजेंगे। मैं आपको भेजूं ओटीपी सर? हाँ भेजिए ना, मैं बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा, है कि नहीं? भेजिए। कंफर्म करने के लिए थैंक यू सर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ओटीपी आया होगा। हाँ, वो बता दीजिए ताकि आप करोड़पति बन जाएं सर। मल्टी कलर ओटीपी है आपका। एक मिनट बताऊं? जी बताइए सर। हाँ, 800
8-5 लो बताया। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अब आप रोडपति हो गए। हाँ करोड़पति ना। नहीं कहे, करोड़पति नहीं रोडपति ही है। हैं? ये कॉल आपको ऊपर वाला शॉक्स कंपनी की तरफ से आया था। आपका जीवन दुखी रहे, धन्यवाद। बैंक में से 0 अकाउंट। रॉक्स कंपनी सपने में, शॉक्स कंपनी हकीकत में। लॉटरी मम्मी लग गई। मजा आया मतलब परफॉर्म ही कर रहे थे हम लोग, तो ये रीड कर रहे थे वो बस एक मजा आ गया। वाह वाह वाह। ये देखिए आपने आपकी आवाज में जो बेस है, गंभीरता है ना, उसका आप जो अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब आप किरदार प्ले करते हैं तब बेस है या इन सारी चीजों को साइड पे रखना है। बहुत जरूरी हमें परफॉर्म करना है, बिल्कुल कैरेक्टर बन के। बिल्कुल। तो आप पहले तो आपका जो सालों का अनुभव है, इतने सालों का, और इस क्राफ्ट को लेकर जो एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं या जो सीखना चाहते हैं, इस क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? फिर चाहे वो कड़वा सच हो या जो भी आप। सबसे कड़वा सच और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ना बेस को लेकर बड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती कि जो है वो आपका अपना है जी, वो यूनिकनेस है। योर वॉइस इज योर आइडेंटिटी इन साउंड। मेरी आवाज ही पहचान है। हाँ बस अपने जो है नेचुरल, उसके साथ खेलिए, उसके साथ आप खेलिए। और मैंने शुरुआती मतलब मैंने गलती करी है। शुरू के 3-4 साल मैं कोई और बन रहा था। होता है ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से, या देर जैसे धीरे धीरे आप सारी चीज जानने लगते हैं तो चीजें बन। तो बेस नेचुरल है, अगर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपकी आवाज एक यूनिक आवाज है, उस पर काम करिए। और अगर बेस है तो ये बहुत जरूरी है कि कई जगह आपको वो बेस भूलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको वो अनलर्न करना पड़ेगा कि कैसे मैं हमेशा ऐसे ही ना बात करूं, हमेशा उस बेस को एम्पलीफाई ना करूं। जी, काट दीजिए। आप उस भूल जाइए कि आपकी आवाज में बेस है। जी, आप बड़े ही नॉर्मल तरीके से बात करिए। वो बेस अगर आना होगा तो अपने आप आएगा। उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एफर्ट करते हैं आप अदायगी छोड़ देते हैं। करेक्ट। तो और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मोड पे भी चले जाते हैं। थैंक यू सो मच विजय विक्रम सिंह जी, बहुत ही मजा आया वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के इस एपिसोड में आपके साथ। Thank you. और बस आप ऐसे ही अद्भुत तरीके से एंटरटेन करते रहें। और आप भी ऐसे ही अद्भुत तरीके से एडिटेट करते रहे, ऐसे ही बने रहें आप। थैंक यू। एक आदमी के अंदर कितने आदमी बने हुए, जो भी देख रहा है देखिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आके कीमती हो गया वक्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।